जब आपने उद्योग की शुरुआत की होगी, क्या क्या मुश्किलें रही होंगी, कितनी कठिनाइयाँ होंगी और कैसे इस कठिनाइयों को आपने इस दौर को पार किया और आज इसमें काम कर। जब मैं नौकरी के लिए गई तो मैं जो मेरी बेटी थी उसको मैं छोड़ के नहीं गई, लेके गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो लोग कहने लगे कि बच्चों को लेके आप काम नहीं कर सकती, आप जाइए अपना बच्चा छोड़ के आइए। मैं एक रेंजर साइकिल से दिन में 40-50 किलोमीटर चलती थी, घूमती थी और मैं 1500 रुपये का रॉ मटेरियल साइकिल पे बांध के और मैं ले आई थी। आज सैकड़ों महिलाएं अभाव का हवाला देती हैं, तो ये अभाव कितना इंस्पिरेशन करती है और इस अभाव में कैसे प्रभावशाली बना जा सकता है। अपने हौसलों को अगर उड़ान देनी है तो हमें स्वयं की मदद स्वयं करनी है और हमें परिश्रम भी करना है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो कुछ न कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है ना, वो किसी अभाव के आड़े नहीं आती है और वो प्रतिभाएं हमेशा आगे बढ़ती हैं। जैसे कि मैंने मात्र 1500 रुपये से अपने काम की शुरुआत की और आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। जब मैं ये कहती थी पहले कि मैं गोरखपुर से हूँ दिल्ली में, तो लोग कहते थे अरे बिहार से। लेकिन आज जो अवसर है, जब मैं दिल्ली पंजाब जाती हूँ मैं कहती हूँ गोरखपुर से हूँ, तो योगी की नगरी से। तो ये सोच में और लोगों के सोच में ये फर्क इसलिए आया क्योंकि आज हमारा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो महाराज जी ने मुझे गोरखपुर रत्न सम्मानित किया, तो मेरी उपलब्धि ही नहीं थी, वो मेरा दायित्व था। आज का खास पॉडकास्ट एक प्रेरणा एक पहचान, जहां हम मिलते हैं उन चेहरों से जिन्होंने अपने साहस, परिश्रम और सोच से समाज को एक नई दिशा दी है। आज की कड़ी बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है गोरखपुर की एक ऐसी महिला जिन्होंने न सिर्फ सफल उद्यम खड़ा किया बल्कि गोरखपुर रत्न जैसे प्रतिष्ठित आवाज से नवाजी गई हैं। इनकी कहानी केवल कारोबार की नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर की भी मिसाल है। राष्ट्रपति से लेकर राम मंदिर उद्घाटन तक इनके बनाए गए उत्पादों ने देश को गौरवमयी क्षणों में अपनी जगह बनाई। तो आइए जानते हैं इनके सपनों को उड़ान, संघर्षों की कहानी और भविष्य की योजना क्या है। कर हौसला बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, उठे जो एक तेरी नजर तो जमाना निहाल हो जाए। सच ही कहा गया है कि अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी अभाव, कोई भी मुसीबत और कोई भी मुश्किलें सामने नहीं आती हैं। ऐसे ही एक महिला उद्यमी हमारे साथ संगीता जी मौजूद हैं, जिनकी कहानी सैकड़ों नहीं हजारों लाखों महिलाओं में प्रेरणा देती है। संगीता जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका चैनल इस स्तर पे काम कर रहा है, जो भी प्रतिभाएं हैं उनको निखार रहा है। हमारे जैसी आम महिला का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आम को कैसे खास बनाया जाता है, ये आपका चैनल आज कर रहा है। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने उद्यम की राह कैसे चुना और कितना आसान था जब आपने सोचा होगा, या कितनी मुश्किलें आई होंगी, कैसे संघर्ष के रास्तों का आपने चयन किया? जैसे मुझे कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन अमूनन मेरा विवाह 19 साल की उम्र में हो गया। जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी तो मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। उसके बाद मेरा बेटा हो गया। फिर कुछ दिनों तक मैंने उसकी परवरिश की, बच्चे होते रहे। जब मेरी सबसे छोटी वाली बेटी 9 महीने की थी तो मैंने ये इच्छा मैंने जाहिर की कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, अब मुझे बैठना नहीं है। तो मैंने अपने पति से सलाह की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग अकेले रहते थे, पति पत्नी, हमारा परिवार गांव में रहता था, तो हम लोगों को समस्या थी कि बच्चों को भी देखना है और मेरी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कुछ करने की, वो मुझे परिवार में चैन से बैठने नहीं देती थी। मुझे ये लगता था कि मैं ये जो काम कर रही हूँ उसके बाद मेरे पास बहुत समय है जिसका मैं सदुपयोग अपने काम में करूँ। तो इसी से हम लोगों की जब चर्चा परिचर्चा हुई तो मैंने एक बार चाइल्ड लाइन में इंटरव्यू दिया था, तो मैं जॉब के लिए गई थी वहाँ। तो जब मैं नौकरी के लिए गई तो मैं जो मेरी बेटी थी उसको मैं छोड़ के नहीं गई, लेके गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो लोग कहने लगे कि बच्चों को लेके आप काम नहीं कर सकती, आप जाइए अपना बच्चा छोड़ के आइए। तो जब मैं अपने बच्चे को लेके घर आ गई, जब अगले दिन मुझे अपने बेबी को छोड़ के जाना हुआ तो मुझे बहुत दर्द हुआ।
फिर भी जो मेरे मन की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैं अपने बच्ची को पड़ोस में छोड़ के मैं काम पे गई। और जब मैं काम पे गई तो अपने बच्चे को छोड़ के मेरा वहाँ मन नहीं लगा। एक आध घंटे मैं रुकी, फिर मुझे लगा कि मेरी बेटी रो रही होगी, कैसे होगी, तो मैं तुरंत ही रोते हुए वहाँ से निकली और मैं अपने घर आ गई। शुरुआत के दिनों में जब आपने उद्योग की शुरुआत की होगी, क्या क्या मुश्किलें रही होंगी, कितनी कठिनाइयाँ होंगी और कैसे इस कठिनाइयों को आपने इस दौर को पार किया और आज इस मुकाम पर? तो जब मैं घर आ गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देखो, तुम ही ना कह रही थी कि तुमको काम करना है, तो तुम काम करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तब मैं बाजार गई तो मुझे एक दुकान पे मिठाई के डिब्बे दिखाई दिए और मुझे लगा कि मैं ये काम घर बैठे अपने घर परिवार को देखते हुए और मैं ये काम कर सकती हूँ, क्यों ना मैं इसमें आगे काम करूँ। तो मैंने सोच तो लिया, फिर मैंने अपने पति से सलाह भी ली, उन्होंने कहा ठीक है तुम काम करो। मुझे बड़ी ये खुशी हुई कि आमुनन पति मना कर देते हैं कि नहीं छोड़ो, क्या काम करोगी। एक साधारण परिवार की महिला के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी तो मेरे हौसले और बुलंद हो गए। और मैं एक रेंजर साइकिल से दिन में 40-50 किलोमीटर चलती थी, घूमती थी, मैं पता करती थी। पहले मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं था, सबसे पहले मैं मार्केट ही घूमने लगी। जब मैं मार्केट में गई तो लोगों ने पूछा ये आप कितने का देंगी, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। फिर मैं मटेरियल के लिए गई, तो जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया और मैं 1500 रुपये का रॉ मटेरियल अपने साइकिल पे बांध के और मैं ले आई थी और ला के मैंने 8 घंटे में 100 डिब्बे बनाए थे। और फिर मैंने उसकी मार्केटिंग शुरू की। कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना किसी भी काम को करने की, तो कोई भी जो कठिनाई है उसका रास्ता नहीं रोक पाती है और वो अपने सारे कामों को करते हुए फिर अपनी इच्छा शक्ति से वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही चूक जाते हैं कि छोड़ो, इतना काम है, इतना सब कुछ चल रहा है, सब आराम से चल रहा है, छोड़ो, इसी में हम अपना जीवन जी लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने परिवार को साथ लेके चलना है और उसके साथ अपने हौसलों को अगर उड़ान देनी है तो हमें स्वयं की मदद स्वयं करनी है और हमें परिश्रम भी करना है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। पहली बार आपने प्रोडक्ट लेके बाजार में गई होंगी, बिका होगा तो क्या भाव रहा होगा, क्या भावुकता रही होगी और क्या एक जुनून जगह होगा कि आगे हमको इसको कितना कंटिन्यू करना है, किस लेवल तक ले जाना होगा, कौन सी सोच डेवलप हुई जो आज सैकड़ों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन का? जब मैं पहली बार मार्केट गई तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और मैं आपके साथ और तमाम चैनलों के साथ बैठूंगी, मेरा जो अनुभव है उसको साझा किया जाएगा। मैंने नहीं सोचा था, मैं बस काम कर रही थी और आज भी काम कर रही हूँ। कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, एक महिला के लिए आसान नहीं होता है घर से बाहर निकलना, ये सारी महिलाएं जानती हैं। घर परिवार में ही इतना काम होता है कि हमारा पूरा समय उसी में व्यतीत हो जाता है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हमको परिश्रम भी करना पड़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी रुपया, पैसा, जगह आड़े नहीं आती है। आदमी को दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारा परिश्रम, ये हमको साथ देता है और अगर हमारे रास्ते सही हैं तो हम मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं। आज सैकड़ों महिलाएं अभाव का हवाला देती हैं, तो ये अभाव कितना इंस्पिरेशन करती है और इस अभाव में कैसे प्रभावशाली बना जा सकता है? क्या आप उन हजारों सैकड़ों महिलाओं को मूल मंत्र देना चाहेंगे जो मूल मंत्र आपने सीख के आज इस उपलब्धियों को हासिल किया है? मैं ये मानती हूँ कि अभाव का तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हमारे पास अभाव होता है तो हमारे पास कुछ करने की राह भी होती है, हमारे पास इच्छा शक्ति भी होती है और प्रकृति ने जिसको भी पैदा किया है उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी ऊर्जा दी है कि वो आगे कुछ कर सके। तो अभाव का प्रभाव था, लेकिन मेरे पास उतना अभाव भी नहीं था। अगर मानिए तो मेरे पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन
जो कुछ ना कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है ना, वो किसी अभाव के आड़े नहीं आती है और वो प्रतिभाएं हमेशा आगे बढ़ती हैं। जैसे कि मैंने मात्र 1500 रुपये से अपने काम की शुरुआत की और आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, तो ये मैंने भी नहीं सोचा था। इसमें हमारी मेहनत, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, लेकिन ये कब मिलता है? जब आप आगे बढ़ जाते हैं। उन दिनों में आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है और जब आप रास्ते का चुनाव करते हैं और सबको लेके चलना पड़ता है। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग उस वक्त पीछे हो जाते हैं जब हम कहीं आगे बढ़ते हैं, तो उस दिशा में हम केवल अपने आप को आगे ले जाने में ही परेशान हो जाते हैं। जब हम परिवार को साथ लेके चलते हैं ना, तो उसका मजा कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अकेले ही आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जाके हम अकेले पड़ जाते हैं। और जब हम परिवार को साथ लेके चलते हैं तो हमें हमारे परिवार का भी सपोर्ट मिलता है और जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो समाज का सपोर्ट मिलता है और समाज का सपोर्ट मिलता है तो हमें हमारे राष्ट्र का भी सपोर्ट मिलता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भी सपोर्ट है महिलाओं को। तो मैं ये महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो पहले अपने परिवार का सपोर्ट लें और जब हमारे पास परिवार का सपोर्ट होगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। 5 सालों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हुए। उस ऐसे बड़े आयोजन में आपके प्रोडक्ट का वहाँ उपयोग हुआ, कैसा वो पल था और ये कैसा सुनहरा पल का अवसर मिला? जब मैं लोगों को देख रही थी कि कोई कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो भगवान रामचंद्र जी की धरती हमारे धरती पे है और दुनिया जहान से चीजें आ रही थी, तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ना कुछ बनाऊं और उनके चरणों में अर्पित करूं। इसी ख्याल के साथ मैंने डिब्बे तो बना दिए, बहुत सुंदर डिब्बे बना दिए श्री राम लला प्रसाद। अब मैं उनको वहां पहुंचाऊं कैसे? तो मेरे को लोग पूछने लगे कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया था? तो मैंने कहा हाँ, रघुनाथ जी ने। तो उनको लगा कि रघुनाथ जी संघ के कोई पर्सन होंगे जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। तो मैं 10 तारीख को जनवरी में मैं अपना डिब्बा गाड़ी में रख के और मैं राम मंदिर चली गई, अपने जो मैंने बनाया था उनके चरणों में अर्पण करने के लिए। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने तो सबसे पहले हनुमान बाग में हनुमान जी के चरणों में अपने डिब्बे में प्रसाद भर के उनको अर्पित किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं रामचंद्र जी के चरणों तक भी पहुँच जाऊँगी। लेकिन मेरे साथ संत लोग भी थे, कई लोग थे। मैं डिब्बा लेके गई और सबके डिब्बे चेक हो गए, वहीं रह गए, लेकिन मेरा डिब्बा रामचंद्र जी के चरणों में पहुंच गया। और मैं जब वहां गई तो मैंने पुजारी जी से कहा कि ये मैंने प्रसाद के लिए बनाया है। वो बेहद खुश हुए और मैंने उसमें 101 रुपया डाल के उनके चरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद मैंने कहा अब तो श्री रामचंद्र जी ने ये स्वीकार कर लिया, अब मेरा डिब्बा कोई ले चाहे ना ले। फिर मैं आई तो मैंने वहाँ जहाँ सारे कारसेवकपुरम है, जहाँ सब कुछ रखा जा रहा था, मैं वहाँ गई, मेरा डिब्बा भी रखा गया और उद्घाटन के दिन मेरे डिब्बे में प्रसाद भी बटा। और हमारी जो संस्था हवन कप बनाती है, हमने अपने प्रधानमंत्री जी को दिया था, तो वो हवन कप भी उस दिन जलाए गए प्राण प्रतिष्ठा के दिन। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं सोचती थी कि मैं नहीं पहुंचूंगी, तो मैं यही जानती हूँ कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं और हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं। रामलला विराजमान तो हुए हैं, आपको भी अपने पास बुला लिए सानिध्य और आशीर्वाद के साथ साथ। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा और मैं ये मानती हूँ कि राम ही दे रहे हैं काम। तो जब उनका इतना बड़ा हाथ है तो हम लोग एक छोटा प्रयास ईश्वर के चरणों में क्यों नहीं कर सकते हैं? और मैंने किया और हमारे रामलला जी ने स्वीकार किया और आज उन्हीं की देन है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है, तभी मैं यहाँ हूँ। मैं ये मानती हूँ क्योंकि परिश्रम मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो हमें हर रास्ते पे चौराहे मिलते हैं और वो चौराहे हमें भ्रमित करते हैं कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। और अगर हमें अपने दिशा का
पूर्ण ज्ञान है तो हमको चौराहे कभी भटकाते नहीं हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आपका व्यावसायिक मॉडल क्या है? किन ग्राहकों और बाजारों में आप मुख्य रूप से टारगेट करती हैं? जैसे मैं ग्रेजुएशन की हुई महिला हूँ, वो भी घरेलू महिला, क्योंकि मैं घर का चूल्हा चौका करते ही व्यवसाय में आ गई। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या करना है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि काम ही सिखाता है। जब आप किसी काम को सीख के करने जाइए ना, तो जितना मज़ा नहीं आता है, जितना आप करके सीखिए तो मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव देता है। तो मैंने जब काम की शुरुआत की तो मुझे तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं लखनऊ हफ्ते में 4 दिन जाती थी और मैं सुबह इंटरसिटी से जाती थी और शाम को इंटरसिटी या अवध आसाम से मैं वापस आती थी। और कई बार तो मैं बाथरूम के दरवाजे पे खड़े होके, गेट पे बैठ के और मैं गई हूँ और मैं आई हूँ, क्योंकि जब मुझे ऑर्डर मिलता था तो मैं उस ऑर्डर के लिए एकदम परेशान हो जाती थी कि मुझे पूरा करना है। और यहाँ सुविधाएं उतनी उस समय नहीं थी, तो मैं वहाँ से जाती थी और आती थी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी मैंने उन ऑर्डर को पूरा किया, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों का आज भी मेरे पे विश्वास है कि वो कहते हैं कि अगर मैंने मैडम को ऑर्डर दे दिया तो इसका मतलब हमें माल मिल जाएगा। तो मैं उनका स्नेह आशीर्वाद भी मानती हूँ, उनका विश्वास भी मानती हूँ कि आज हमारे व्यापारियों का हम पे इतना विश्वास है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैंने जो परिश्रम किया, मेहनत किया, वो उनके विश्वास के रूप में मुझे दिखाई देती है। व्यवसाय के दौरान कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आप पूरी तरह से हार मान गई हैं, आप अपना काम छोड़ देना चाहती है? कोई ऐसा क्षण था जो एकदम मुश्किलों से भरा रहा हो? जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो जब हर समय आदमी काम करता है तो मैं रॉ मटेरियल खरीद के ला दी और बहुत सारा स्टॉक हो जाता है और समय से माल डिस्पैच नहीं हो पाता है, तो आदमी हार मान लेता है कि मैंने इतना परचेजिंग कर ली, इतना माल बना लिया, ये बिकेगा कैसे, और नहीं बिकेगा तो मैं मार्केट की उधारी को चुकाऊंगी कैसे। तो कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब आदमी सोचता है कि नहीं, अब हम इसी काम में, हमको काम ही करना है, तब आदमी जब परिश्रम करने लगता है तो उसको रास्ते भी मिल जाते हैं। और हार जीत तो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति हारता है, अपने नुकसान से ही सीख मिलती है, फिर आदमी आगे अच्छा करता है। क्योंकि जब मैं इस लाइन में आई और जिस तरह का मॉडल मैंने गोरखपुर को दिया, वो विश्वास नहीं था लोगों को। लोग कहते थे, अरे मैडम आई है ना, अपना डुबा के चली जाएंगी, इतनी अच्छी इतनी महंगी चीज हमारे शहर में चलती ही नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास था कि जब लोगों को मिलेगा तो ये भी चीजें चलेंगी। और इस विश्वास के साथ पहले तो मैं रेट टू रेट चीजों को यहाँ ले आई, मैंने परिश्रम किया, फिर वही मॉडल की मांग होने लगी तो मैंने 2 पैसा उसमें कमाया भी और मैंने अच्छा करने की कोशिश की। तो आज मेरा माल बिहार, नेपाल और ये अपने उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जाता है। और लोगों की ये धारणा है कि हमारे पास, उनका विश्वास है, हमारे व्यापारियों का विश्वास है, ईश्वर की कृपा है। लोग कहते हैं कि मैडम के पास चले जाइए, आपको पैकेजिंग का 95% मटेरियल मिल जाएगा। तो ये उनका विश्वास और हमारे ईश्वर की कृपा मैं मानती हूँ, और आप लोगों का सहयोग है कि एक मार्केट में ब्रांड बन के चलना, ये एक महिला के लिए बहुत कठिन बात होती है। आर्थिक, लॉजिस्टिक या मार्केटिंग का दौर है, इससे जुड़ी चुनौतियां क्या रही हैं? इसको आपने कैसे समाधान किया? मार्केटिंग का जो आज दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही कठिन है। कठिनाइयाँ तो पहले भी थी, लेकिन जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं अगर हमको लाभान्वित कर रही है तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी कर रही है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग से प्लेटफॉर्म तो बढ़ा है, लोग आगे बढ़े हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से बहुत आदमी आलसी भी हो गया है। जो व्यक्ति कुछ लेना होता था तो आदमी घर से बाहर निकलता था, ले आता था, तो सारी चीजें उसको उपलब्ध घर बैठे ही हो जा रही हैं। तो ऑनलाइन मार्केट ना, जो ये हम लोगों का मार्केट है, उसको बहुत प्रभावित किया है कहीं ना कहीं। लेकिन
वो करेगी ही करेगी, क्योंकि चुनौतियां तो हमेशा आती रहेंगी। आपको अपने व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाना है तो इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करके और आपको उससे भी बेहतर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या मार्केट को दे सकते हैं, तो आप हमेशा नवीनीकरण की तरफ जाइए। अच्छी अच्छी चीज़ों का चुनाव करिए जो हमारे शहर में नहीं है, जिसके लिए लोग दूर दराज जाते हैं, वो चीज़ें हम अपने यहाँ लाते हैं। तो थोड़ा समय लगता है लेकिन वो चीज़ें बिकती है। और हमेशा हमें बाहरी प्रोडक्ट को छोड़ के जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो जब हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी तो हमारा खुद की फैक्ट्री और हमारा खुद का काम आगे बढ़ेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि इन चुनौतियों भरे समय में हमें केवल अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट देनी है और उसी को ध्यान दे के आगे बढ़ना है। तो हमारा प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो हमारा खुद इंडिविजुअल हमारा काम बढ़ेगा, हमारे काम को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा इतना जल्दी। आज के तमाम युवा युवतियां देखने को मिलता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं और खासकर महिलाएं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को ऐसे उद्योगों में लगाएं जिनका जीवन भी सफल हो जाए और व्यवसाय के साथ साथ उनका घर गृहस्थी भी आगे चलता रहे? जैसे महिलाएं इसलिए बेकार हैं, बेकार नहीं है क्योंकि महिलाओं के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं परिवार की, और वो परिवार के जिम्मेदारियों में उलझ के अपने आप को कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ा पाती, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं अपनी बहनों से, अपने बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने स्वयं नहीं ली है, ये हमें प्रकृति ने दी है। और प्रकृति ने दी है तो हमको अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। और हमें प्रकृति ने ही 21वीं सदी की महिला अगर बनाया है तो हमें अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे भी बढ़ना है। तो उसके लिए हमें अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी न किसी काम का चुनाव हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम घर बैठे ही कर सकते हैं, बस हमें अपने काम का चुनाव करना है। और आप ये सोचिए, और आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठे ही काम कर रही हैं। मैंने जिस तरह से मैं परेशान थी तो मैंने अपनी संस्था में करीबन 400 महिलाओं को जोड़ रखा है। और जो हमारी महिलाएं हैं, देखिए, झाड़ू बनाती हैं, अचार, मुरब्बा, पापड़ और तिलौरी, अदौरी, मठरी, नमकीन, जो अभी आप लोगों ने ये नमकीन खाया, ये भी महिलाओं का बनाया हुआ ही है। तो तमाम ऐसे काम हैं जो हम घर बैठे अपने प्रोडक्ट को बना लेंगे और बनाने के बाद हम दुकानों पे जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे और हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा तो हम घर बैठे ही प्रोडक्ट बना के और दुकानों पर सप्लाई करेंगे। लेकिन ये तब होगा अगर हम ये सोचे कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं और समूह टू समूह बेचे, घर बेचे, तो नहीं, हमको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर हमें प्रोडक्ट को बेच के अगर उद्यमी बनना है, व्यापारी बनना है और अच्छी अर्निंग करनी है, तो वो हमें प्रोडक्ट दुकानों पर ही बेच के हमारी अर्निंग बढ़ेगी और हम अपने साथ साथ 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार में जोड़ पाएंगे। अब तक की सबसे खास उपलब्धि आपकी क्या रही जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों गोरखपुर रथ, या फिर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में आपका पैकेजिंग जाना, या फिर महामहिम महोदय गोरखपुर का आगमन पे आपका उपहार स्वरूप वो डब्बा पहुंचना? मैं ये मानती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो महाराज जी ने मुझे गोरखपुर रत्न में सम्मानित किया, तो मेरी उपलब्धि ही नहीं थी, वो मेरा दायित्व था कि मैं अब इससे आगे बढ़ के और अच्छा काम करूं और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ सकूं। तो मैं ये मानती हूं कि जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया, उसी दायित्व का निर्वहन मैंने प्राण प्रतिष्ठा में भी किया। और महामहिम जब आई थी तो उन्होंने जो मुझे दायित्व दिया था, उसी दायित्व का निर्वहन मैंने किया। और महामहिम के लिए भी पैकेट मैंने बनाए। वो चुनौती भरा पल था क्योंकि मेरे पास केवल 18 घंटे थे और मैंने 8 घंटे 10 घंटे लगाकर उनके लिए हाथ से एक एक चीजें काट के और पेस्टिंग करके और मैंने बनाई। तो वो दायित्व हमारे महाराज जी ने ही हमें दिया था। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो हमारे महाराज जी ने हमको दायित्व दिया गोरखपुर रत्न के रूप में, मैं उसका निर्वहन करते हुए और मैं देश विदेश तक जो काम कर रही हूँ और भी अच्छा कर सकूँ और उनके दायित्वों का मैं निर्वहन कर सकूँ और मुझे और भी अच्छा काम मिले
मिले, मैं इससे बढ़ के भी बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन एक जो महाराज जी ने मुझे गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया, इससे मेरा और भी प्रदेशों में मान बढ़ा, मेरी मांग बढ़ी, लोग मुझसे माल लेने लगे, क्योंकि हमारे महाराज जी ने मुझ पर विश्वास किया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास है, और हमारे लिए तो महाराज जी हैं, चूंकि हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं तो हम लोग तो महाराज जी जानते हैं और महाराज जी के ही नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो आज प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में हमारी पहचान है, वो पहले नहीं थी, क्योंकि मैं व्यवसाय 12 साल से कर रही हूँ। और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से हमारा वर्चस्व बहुत बढ़ गया। मैं जब लुधियाना, पंजाब, दिल्ली और भी प्रदेशों में जाती हूँ तो लोग, जब मैं ये कहती थी पहले कि मैं गोरखपुर से हूँ दिल्ली में, तो लोग कहते थे अरे बिहार से। लेकिन आज जो अवसर है, जब मैं दिल्ली, पंजाब जाती हूँ, मैं कहती हूँ गोरखपुर से हूँ, तो योगी की नगरी से। तो ये सोच में और लोगों के सोच में ये फर्क इसलिए आया क्योंकि आज हमारा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे है। और आज हम जैसे आज मैं इस काम में आई हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे उससे बेहतर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या सहयोग मिलता है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली? मुझे उनका बेहतर विश्वास मिल रहा है और मैं काम कर रही हूँ। तो अगर उन्होंने इतनी छोटी सी घरेलू प्रतिभा को बुला के उतना बड़ा मंच दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी ये सोच थी कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, और मैं अच्छा कर रही हूँ। उसके बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक 4 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिल रहा है, जो कि ओडीओपी की पैकेजिंग होती है। हमारे यहाँ का ओडीओपी टेराकोटा है, तो टेराकोटा के पैकेजिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, जो हमारी संस्था को महाराज जी द्वारा, हमारे जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा हमें चयनित करके एक 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है। अच्छा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का उपहार देने की बात आई तो आपका, परिवार का या पूरे टीम की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? मुझे तो जब हमारे गौरव मिश्रा सर आयुक्त हैं उद्योग विभाग के, वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि देखिए, अब ये गिफ्ट तो तैयार हो गया है, लेकिन बिना पैकेजिंग के राष्ट्रपति भवन तक कैसे जाएगा। अब आप सोचिए कि इसको कितनी अच्छी पैकिंग दे सकती है और कैसे बनाना है। मैंने कहा सर, आपने तो मुझे चुनौती दे दी। आप 12 बजे आज बोल रहे हैं और सुबह 7 ही बजे देना है, तो ना उसकी डाई बनी है, ना मैं कैसे उसकी कटिंग करूँगी, कैसे पेस्टिंग करूँगी, मैं कैसे बनाऊँगी। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आप बस देखिए। तो मुझे तो अंदर अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे महामहिम को देने के लिए, तोहफा देने के लिए मुझे पैकेट बनाने का अवसर मिल रहा है। मैंने कहा चलिए ठीक है सर, अगर आपका विश्वास है तो मैं आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। नहीं, मुझे पता है कि आप बना लेंगी। और वो उन्होंने एक मेरे कारीगर को बुलाया और मुझसे कहा कि आप लोग अब यहाँ लग जाइए और बनाइए। तो हम लोग 1 बजे दिन से और ये 3 बजे रात तक, हम, मेरे 2 कारीगर थे, एक मैं थी, एक और महिला, 4 लोगों ने मिलके 3 बजे रात तक ये पैकेट तैयार किया। और हम लोग भी नहीं सोचे थे कि मैनुअली हाथ से काट के, छांट के, पेस्टिंग करके हम इतना बड़ा, इतना अच्छा बॉक्स बना लेंगे। लेकिन हमने अच्छा बनाया, हमारे डीएम साहब को भी पसंद आया, हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी पसंद आया, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पसंद आया, और राष्ट्रपति भवन मेरा पहुंचा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर से कोई अच्छा पैकेट बना और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। आपकी दृष्टि में सच्ची सफलता क्या? आपको लगता है कि आप जो उस मुकाम पे हैं वो आप पाली हैं सच्ची सफलता? नहीं, मेरे जीवन में मुझे ये नहीं लगता कि मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं अपनी सफलता को पा चुकी हूँ, क्योंकि आज भी मैं सुबह उठ के और रात के 12 बजे तक परिश्रम करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि सच्ची सफलता क्या होती है। मुझे ये पता है कि अगर आपको कुछ काम करना है, किसी दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपको स्वयं परिश्रम करना होगा, और परिश्रम करते करते आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैंने अपनी सफलता को पा लिया है, अब मुझे क्या करना है, जब हम ये सोच लेते हैं तो उसी दिन से हम धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें काम करना। अगर हमें काम करना है
तो हमें अपनी दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे। और मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज डिब्बे बना रही हूँ और मैं इस क्षेत्र में पैकेजिंग के क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो मैं इसी क्षेत्र में काम करती रहूँगी। हो सकता है मुझे अवसर मिले तो मैं आगे और भी अच्छा सोचूं, पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाऊं, इस और अच्छे सोच के साथ और भी आगे बढ़ूं। तो जब आगे बढ़ने की इच्छा होगी ना, काम करने की इच्छा होगी, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे और निरंतर ही उन्नति के पथ पर हम प्रयास करके, और मंजिल तो किसी को नहीं पता होती है कि उसकी मंजिल कहाँ है, वो तो ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर जिन दायित्वों को मुझे देंगे मैं उसका निर्वहन करने के लिए आज भी तत्पर हूँ और मैं इसीलिए सुबह से शाम तक प्रयास करती रहती हूँ। दर्शकों, आपने देखा कि अभाव में भी प्रभावशाली कार्य कैसे किए जा सकते हैं। अगर दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति मजबूत हो, इरादे नेक हो तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। आज का खास एपिसोड महिला सशक्तिकरण को समर्पित।